हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स स्टडी चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक है अंश पूंजी के प्रकार एवं अंश निर्गमन की प्रक्रिया। कंपनी अंश पूंजी के प्रकार। कंपनी अंश पूंजी को कंपनी के बैलेंस शीट के अंतर्गत ऑथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल इत्यादि नाम से जाना जाता है और अलग अलग इसे दर्शाया जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कंपनी है ABC लिमिटेड। इसका पंजीकरण 1000 रुपये की पूंजी से करवाया है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो पंजीकरण 1000 रुपये की पूंजी से करवाया है, इसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कह सकते हैं। यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई हमें हमारी 1000 रुपये। और इस 1000 रुपये को जिन अंशों के अंतर्गत बांटा है, टोटल अंशों की संख्या है 100, तो एक अंश का अंकित मूल्य हो गया 10 रुपये। यानी कि पर शेयर जो वैल्यू है वो 10 रुपये है। अब इसे ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंतर्गत किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए आप, 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपये पर शेयर, तो ये हो गए 1000। और ये 1000 जो है इसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कह सकते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद देखिए आप, जब जनता को अंशों को जारी किया गया तो केवल 50 अंश ही जारी किए गए। अब ध्यान दीजिए आप, टोटल अंशों की संख्या हमारे पास 100 है और 100 में से केवल हमने 50 अंश ही जारी किए हैं। तो कई बार कंपनी पूरे अंश एक साथ भी जारी कर सकती है, तो कभी कभी कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा शेयर जारी कर सकती है। तो यहाँ देखिए, उसने 50 अंश ही जारी किए हैं, तो इसका मतलब इश्यूड कैपिटल होगी हमारी 50 शेयर्स इंटू 10 रुपये ईच, यानी 500 रुपये इश्यूड कैपिटल हो गई है। इसके बाद में देखिए, कंपनी के द्वारा जब 50 अंशों को जनता को खरीदने के लिए जारी किया गया, तो जनता ने उनमें से 40 अंशों के लिए आवेदन किया। ध्यान दें, जनता से जब आवेदन प्राप्त होता है तो जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि प्रदत्त पूंजी के नाम से जान सकते हैं। यानी कि 40 अंश 10 रुपये ईच, ये हो गया 400 रुपये। इस 400 रुपये की राशि को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नाम से लिखेंगे। अब देखिए आप, ये जो राशि है 10 रुपये, हमने जारी किए कितने अंश, 40 रुपये, 40 अंश जारी किए। तो इन 40 अंशों के ऊपर जो 10 रुपये की प्रति अंश राशि है उसे हम 2 भागों में प्राप्त करेंगे। यानी कंपनी ने ऐसी व्यवस्था की है कि प्रथम 5 रुपये आवेदन पे लिए जाएंगे, जबकि अंतिम 5 रुपये आवंटन यानी अलॉटमेंट पे लिए जाएंगे। तो कुल राशि 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, आवंटन राशि केवल 30 अंशों पर ही प्राप्त हुई है। अब हम देखें कि कंपनी के द्वारा 40 अंशों के ऊपर, ये देखिए आप, कंपनी के द्वारा 40 अंशों पर 5 + 5 कुल 400 रुपये की पूंजी मांगी गई है। इसे ही हम कॉल्ड अप कैपिटल या मांगी गई कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि पूरी की पूरी राशि प्राप्ति हो जाए। अगर हमने यानी कंपनी ने 400 रुपये की पूंजी जारी की और जनता के द्वारा पूरे ही अंशों को, कंप्लीट अंशों को खरीद लिया गया है, तो पेड अप कैपिटल भी इसके बराबर हो सकती है। यानी फुली कॉल्ड एवं पेड अप कैपिटल दोनों बराबर हो सकती है। लेकिन अगर आवंटन राशि 30 अंशों पर ही प्राप्त हुई है, इसका मतलब बकाया 10 अंशों के ऊपर 5 रुपये की राशि बकाया रह गई, अर्थात 50 रुपये की राशि बकाया रह गई। तो इसे ही कॉल्स इन एरियर कहा जा सकता है। यानी कि 10 ऐसे शेयर है जिनके ऊपर 5 रुपये की राशि बकाया है, तो ये 50 रुपये की राशि बकाया हो गई। और हमेशा ध्यान दें
कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट के अंतर्गत कॉल्ड अप कैपिटल में से लेस करके दिखाया जाता है। लेस कॉल्स इन एरियर कितना है ये आप 50 रुपये। यहाँ पर 350 रुपये जो बच रहे हैं इसे हम पेड अप कैपिटल के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी जनता के द्वारा जो राशि मांगी नहीं जाती है वह भी पब्लिक एडवांस रूप में जमा करा देती है। अगर कंपनी के अंतर नियमों में उसको स्वीकार करने की व्यवस्था है तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत शो कर सकते हैं। यह राशि कितनी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो 10 अंशों के लिए है तो 10 अंशों के लिए 20 अंशों के ऊपर प्राप्त हो रही है तो 20 अंशों के ऊपर, और जितनी राशि प्राप्त होती है उतनी ही राशि के हिसाब से इसकी एंट्री की जा सकती है। यहाँ हमारे अलॉटमेंट राशि 5 है तो 5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार से 5 दूनी 10 100 रुपये की राशि कॉल से एडवांस हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हमेशा हो, कभी कभी हो सकती है, तो इसे अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाया जाता है। देखिए आप, कॉल्स इन एरियर ये ऐसी राशि होती है जो कंपनी मांग चुकी होती है लेकिन पब्लिक के द्वारा किसी कारण से ये जमा नहीं करवाई जाती है, तो इस राशि के ऊपर कंपनी 10% की रेट से ब्याज मांग सकती है। इसी प्रकार से कॉल्स इन एडवांस यह कंपनी के ऊपर दायित्व होता है और इस राशि के ऊपर अगर कंपनी चाहे तो 12% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान कर सकती है। इसके बाद में देखो आप, एक सबसे लास्ट जो है रिजर्व कैपिटल। शुरू में हमने देखा कि कंपनी के टोटल शेयर 100 है, उन 100 में से उसने केवल 50 अंश जारी किए थे, तो जो शेष 50 है वह भविष्य में कभी जारी कर सकती है। लेकिन कभी कभी प्रविवरण के समय ही कंपनी ये निर्धारित कर देती है कि जो रहे हुए शेयर है उसमें से 10 या 20 या 30 जो भी शेयर कंपनी अगर अपने समापन के ऊपर मांगने के लिए निर्धारित करती है तो उसे रिजर्व कैपिटल के नाम से जाना जा सकता है। रिजर्व कैपिटल यह वह हिस्सा है जिसे कंपनी अपने समापन की स्थिति में ही मांगने के लिए रिजर्व कर देती है। तो दोस्तों, कंपनी अंश पूंजी के प्रकार समझने के बाद में अब हम आते हैं इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों का निर्गमन। कोई भी कंपनी 2 तरीकों से अंशों का निर्गमन कर सकती है। पहला है रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए, यानी ऐसे व्यक्ति को अंशों का निर्गमन करना जिससे रोकड़ प्राप्त न होके अन्य कोई प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कंपनी के द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त करना या फिर किसी व्यक्ति प्रोफेशनल सेवाओं को प्राप्त करना। ये सारी चीजों के बदले हम अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। इसके लिए आप देखिए, जो एंट्री हमारे द्वारा की जाएगी वह इस प्रकार से होगी। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमने एक कोई मशीन खरीदी है, तो पहली जो एंट्री होगी वो देखिए आप, वस्तु अगर व्यापार में आती है तो उसे डीआर किया जाता है, तो मशीनरी अकाउंट डीआर, तो जिससे कि अपन ने ये वस्तु प्राप्त की है। तो मशीनरी अपन ने किससे प्राप्त की है, ऐसा मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अमन है, तो अमन्स अकाउंट, ठीक है, ये हमारे मशीन खरीद ली हमने। इसके बाद में जब इस व्यक्ति को हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के लिए एंट्री करेंगे हम अमन्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पर हमने मशीन खरीदी, डीआर किया, जैसे कि मशीनरी कितने की थी 5 लाख की, तो यहाँ पर ये 5 लाख हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ 5 लाख, अब देखिए 5 लाख का हमें पेमेंट करना है। शेयर्स के लिए आप ये देख लिए, अगर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, यानी एक शेयर 100 रुपये का है, तो यहाँ पर हम 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आवंटन करने के लिए 5000 शेयर्स 100 रुपये ईच
के हिसाब से इसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए आप, ये हो गया रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिबल के रूप में अंशों का निर्गमन। इसके बाद में देखिए आप, दूसरा तरीका है रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन, जो कि अधिकतर कंपनियों के अंतर्गत होता है। यहाँ पर देखो आप, आवेदन पर एक मुश्त। अगर आवेदन पर एक मुश्त राशि प्राप्त करनी होगी तो हम इस प्रकार की एंट्री करेंगे। ये राशि हमारे पास आएगी बैंक में, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। एक ही एंट्री के द्वारा अंशों का आवंटन हो गया। लेकिन ऐसा रेयर केस के अंतर्गत ही होता है। वास्तव में अपना लेसन जिस चीज के लिए है वह है रोकड़ के लिए अंशों का जो निर्गमन है उसका सेकंड पार्ट, संपूर्ण राशि किस्तों में देय हो। जब अंशों के निर्गमन की संपूर्ण राशि विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और उसके बाद में विभिन्न कॉल्स के द्वारा अमाउंट प्राप्त करना। सार्वजनिक कंपनी अंशों का निर्गमन दो में से एक प्रकार से कर सकती है, या तो सम मूल्य पर या प्रीमियम पर ब्याजी पर निर्गमन। आप देखेंगे कि यहाँ पर पुनः हम दो तरीकों से अंशों का आवंटन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं, अगर हम संपूर्ण राशि एक ही साथ प्राप्त कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत देखो, ये हो गई हमारी एट पार। सममूल्य का मतलब होता है, जैसे एक अंश 100 रुपये का है तो पब्लिक से इशू करते समय हम 100 रुपये से ही प्राप्त करें और अंश दे दें। इस सममूल्य पर जब भी निर्गमन होगा तब हम सिंपल एक ही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी का मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ इक्विटी की जगह प्रेफरेंस भी हो सकता है। जो भी शेयर हो उन्हीं को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, कैपिटल किसी भी कंपनी के लिए दायित्व होता है, यानी उसको अपने जीवन काल में कभी न कभी वापस करना पड़ता है, तो इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। इसके बाद में देखो आप, एट प्रीमियम मीन्स अगर किसी कंपनी की मार्केट के अंतर्गत काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है तो ऐसी कंडीशन में उसके शेयर्स की काफ़ी बढ़िया वैल्यू मिल सकती है, तो कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और जब मार्केट में अंशों का आवंटन करती है तो वह प्रीमियम पर भी कर सकती है। अगर प्रीमियम पर करती है तो यहाँ पर आप देखिए जो एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी, बैंक अकाउंट DR। जितनी राशि प्राप्त हो रही है पूरी राशि से यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, टोटल राशि से होगी, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इसके साथ में ही एक और जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर देखिए बैंक के अंतर्गत जैसे 6 लाख की राशि प्राप्त हुई है तो यहाँ तो 6 लाख हो जाएगा, उसमें से सपोज दैट इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, तो दोनों का टोटल 6 लाख। तो इस तरीके से ये एड प्रीमियम पर हमने एक मुश्त पेमेंट का अंशों का निर्गमन कर दिया। इसके बाद में देखो, जैसे ब्रोकर के लिए अंशों का निर्गमन, जब एक कंपनी को अंशों में निर्गमन की राशि चेक, ड्राफ्ट अन्य रूप से प्राप्त होती है तो यह ब्रोकर के लिए अंशों का निर्गमन कहलाता है। अंशों के निर्गमन पर राशि का भुगतान दो प्रकार से हो सकता है, आवेदन पर एक मुश्त, जब अंशों के निर्गमन पर समस्त राशि आवेदन पत्र के साथ में देय हो, और दूसरा तरीका है संपूर्ण राशि किस्तों में देय हो। हमारे लेसन के अंतर्गत अधिकतर प्रश्न इसी तरीके से किए हुए हैं, जब अंशों के निर्गमन की संपूर्ण राशि अलग अलग टुकड़ों में कंपनी को प्राप्त हो। ये जो टुकड़े हो सकते हैं ये भाग हो सकते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन, उसके बाद में अलॉटमेंट और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की कॉल्स। ये एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। तो कोई भी पब्लिक कंपनी होती है
वह दो प्रकार से अंशों का निर्गमन कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम मूल्य पर निर्गमन, इशू एट पार। जैसे किसी कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है तो उसे 10 रुपये में ही पब्लिक को इशू कर देना। या देखिए, जैसे एक कंपनी का शेयर अगर 100 रुपये का है तो पब्लिक को 100 रुपये प्रति अंश पर ही दे देना। अब इसमें देखो दो कंडीशन हो सकती है। एक, अगर 100 रुपये से अधिक में इशू करे, और दूसरा होता है 100 रुपये से कम में निर्गमित करें। अगर 100 रुपये से ऊपर निर्गमित करते हैं तो इसको कह सकते हैं हम प्रब्याजी या प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है अंकित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त करना, और इससे विपरीत अगर 100 रुपये से कम पे अगर इशू किया जाता है शेयर तो उसे डिस्काउंट पे इशू करना कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 संशोधन होने के पश्चात में अब कंपनियां अंशों का निर्गमन किसी भी कंडीशन में डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है। ये कब के बाद में हुआ है? कंपनी अधिनियम 2013 होने के पश्चात। इससे पूर्व में कंपनियां डिस्काउंट पर भी अंशों का आवंटन कर सकती थी, निर्गमन कर सकती थी। इसके बाद में देखिए आप दोस्तों, देखिए आप प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इससे पहले कि इशू ऑफ शेयर्स की जो जर्नल एंट्री होती है उनको देखिए, हमें अंश निगम की प्रक्रिया को शॉर्ट में समझने के लिए एक बार इसको देख लेते हैं आप। सबसे पहले कंपनी के द्वारा इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट जारी किया जाता है। यह पब्लिक को एक प्रकार का इनविटेशन होता है कि आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। इसके बाद में देखिए, पब्लिक के द्वारा प्रोस्पेक्ट की शर्तों के अनुसार कंपनी को शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन के ऊपर जो नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की, उसका कम से कम 25% होना आवश्यक है। यह सेबी के द्वारा निर्धारित है। इसके बाद में देखिए आप अंशों का आवंटन। तो अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट, जब किसी कंपनी को एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो एप्लीकेशन प्राप्त होने के पश्चात में सेकंड टर्म होता है उन लोगों को अंशों का आवंटन करना। यह निश्चित नियमों के द्वारा संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। एक आवेदक को अंश आवंटित होने के उपरांत ही वह अंशधारी बन सकता है। ये देखो आप, जब वह आवेदन करता है उसके बाद में कंपनी के द्वारा उसे अलॉटमेंट जारी होता है, उसके पश्चात ही वह शेयर होल्डर्स बन सकता है। इसके बाद में देखो आप, इस अलॉटमेंट की प्रक्रिया में कुछ चीजें होती है जो देखना जरूरी होता है। सबसे पहले होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी अगर 5 लाख अंशों को जारी किया गया है तो 5 लाख अंशों का 90% के लिए जब तक आवेदन प्राप्त नहीं होगा तब तक कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक वह किसी बैंक के अंतर्गत एक खाता खोल के प्रत्यक्ष से संपूर्ण राशि उसके अंतर्गत जमा रखती है। इसके बाद में देखो, न्यूनतम आवेदन राशि प्राप्त करने की अवधि। यह अवधि किसी कंपनी को प्रविष्ट निर्गमन करने की तिथि से 30 दिनों या फिर से भी जो कम से कम अवधि निर्धारित करती है उसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसके बाद में देखो आप, स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन। पब्लिक को अंश जारी करने से पहले एक कंपनी किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत अपने शेयरों को लेन देन की अनुमति के लिए एप्लीकेशन देती है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। इसके बाद आवंटन पत्र जारी करना, ये प्रक्रिया है। जिन आवेदकों को अंशों का आवंटन किया गया है यानी अलॉटमेंट कर दिया गया है, उन आवेदकों को आवंटन पत्र भेजा जाता है, अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है। जिन आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं किया गया है उन्हें एक खेद पत्र लिखा जाता है और साथ में उनकी राशि को वापस लौटा दिया जाता है। इसके बाद देखिए आप, रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न भेजना। तो कंपनी के द्वारा 30 दिन जो अलॉटमेंट होता है उस अलॉटमेंट की 30 दिन के अंतर्गत
संपूर्ण डिटेल कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है कि हमने सभी प्रक्रियाएं दिए गए निर्देशों की पालना की है। अंश प्रमाण पत्र, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसके द्वारा ही किसी व्यक्ति के शेयर होल्डर होने का अधिकार प्रमाणित होता है। इसके बाद में देखो आप प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन, जब कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर खरीदने के लिए बुलाती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आप अंशों पर मांग, आवंटन पत्र के साथ एवं अंश आवंटन पर मांगी गई राशियों के पश्चात यदि अंशों पर देय राशि का कुछ भाग शेष रहता है तो कंपनी इस राशि को किस्तों में वसूल करती है। तो हमने अभी पहले भी बात की थी, आवेदन पर न्यूनतम 25% शेयर की वैल्यू प्राप्त होनी आवश्यक होती है। एप्लीकेशन पर कंपनी के द्वारा 25% मिनिमम राशि लेनी होती है। इसके पश्चात में आवंटन के ऊपर कुछ राशि ली जाती है और शेष जो राशि होती है वह अंशों पर मांग या याचना कॉल के माध्यम से ली जाती है। यह 2 भागों में भी हो सकती है या एक भाग में भी हो सकती है। अगर एक भाग में होती है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से इसे एंट्री करेंगे, और अगर यह 2 भागों में होती है तो पहली किस्त को फर्स्ट कॉल और सेकंड किस्त को सेकंड एंड फाइनल कॉल्स के नाम से एंट्री करेंगे। तो इसके बाद में देखो आप 2 मांगों के यानी 2 जो कॉल्स होती है उनके बीच में 1 महीने का अंतर होना आवश्यक होता है। किसी भी मांग की राशि अंशों के अंकित मूल्य की 25% से अधिक नहीं हो सकती है। अंशधारकों को राशि चुकाने के लिए कम से कम 14 डेज पहले सूचना दी जाएगी। एक ही वर्ग के सभी अंशों पर मांग की राशि एक समान होनी चाहिए। यदि कोई अंशधारी अंशों पर देय मांग की राशि समय पर जमा नहीं करवा पाता है तो जितने अधिक समय के पश्चात में जमा कराता है उस अवधि के लिए कंपनी उससे 10% वार्षिक ब्याज चार्ज कर सकती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद देखिए आप कभी कभी कुछ अंशधारी कंपनी द्वारा न मांगी गई राशि का भी भुगतान कर देते हैं। ऐसी राशि को कंपनी अपने अंतर नियमों के अनुसार उचित समझे तो उसको स्वीकार कर सकती है और इस राशि पर 12% की इंटरेस्ट रेट से उसे ब्याज का भुगतान कर सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अंश निर्गमन पर होने वाली एंट्रियों की विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।